हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से पढ़ रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड में चलता है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट कर चुके हैं और इसका बहुत सारा पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है कृषि। भारत कृषि की दृष्टि से अत्यंत संपन्न राष्ट्र है। यहाँ विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के कारण फसलों के लिए लंबा वर्धन काल मिलता है। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के कारण फसलों के लिए लंबा वर्धन काल मिलता है। हिमालय से निकलने वाली सतवाहिनी नदियों में ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है। मानसूनी वर्षा से भूमिगत जल एवं सतही जल का पुनर्भरण करती है। भारत की कृषि संपदा को यह प्रकृति का अनूठा उपहार है। मानसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्व है। अधिकांश भागों में वर्षा वर्ष में 3-4 महीने होती ही है। 3-4 महीने ही होती है और वह भी असमान तथा अनियमित। इस कारण अधिकांश क्षेत्रों में साल के एक ही फसल उगाई जाती है। मात्र 15% क्षेत्र में ही जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। इस प्रकार भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का प्रचलन है। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? शुष्क कृषि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि शुष्क कृषि किसे कहा जाता है। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहते हैं। और केवल 15% क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा है। तो यह बात याद रखिएगा कि देश के केवल जितना भी इलाका है उसमें से केवल 15% क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा है और वहाँ साल में 2 से अधिक फसल उगाई जा सकती है। बाकी जगहों पर क्या होता है? शुष्क कृषि होता है। शुष्क कृषि का मतलब है कि वर्षा की सहायता से कृषि करना। महत्व को देखते हैं। भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से है। यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। तो याद रखिएगा 2/3 यानी कि 66%। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कई कृषि जन्य कच्चे माल उद्योगों से प्राप्त होते हैं जैसे कपास, सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योग, जूट उद्योग एवं अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योग को कच्चा माल देते हैं। जैसे रसदार फल, जेली, जैम, स्क्वैश उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी तरह रेशम का कीड़ा रेशम वस्त्र उद्योग को कच्चा माल मुहैया कराता है। इस तरह कृषि भी उद्योगों को मजबूती प्रदान करती है। जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि के उत्पादन में इसे दूसरे से चौथा स्थान प्राप्त है। कहने का मतलब है कि कई फसलों में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो याद रखिएगा किस किस में? चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि में दूसरे से चौथे स्थान पर है। यानी कुछ में तो दूसरे स्थान पर है और कुछ में चौथे स्थान पर। ठीक है, तो अग्रणी किस में है? चाय, गन्ना, मोटे अनाज और कुछ तिलहनों में। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है।
तो यह भी याद रखिएगा कि देश का 24% आय जो है वह कृषि से प्राप्त होती है। अभी तक हम लोग जो इम्पोर्टेंट याद किए हैं उसमें दो तीन बात है। पहले तो 15% में ही सिंचाई की सुविधा है, और ड्राई कृषि किसको कहते हैं, या शुष्क कृषि, वर्षा की सहायता से होने वाले कृषि को ड्राई कृषि कहते हैं। 2/3 लोग जीविका जो है कृषि पर आधारित है, यह भी याद रखिएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट था कि राष्ट्रीय आय में 24% कृषि से प्राप्त होता है। कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक व्यापार से रेल की आय और विदेशी व्यापार से तट कर की आय बढ़ती है। तो क्या कह रहे हैं, आंतरिक व्यापार से रेल की आय बढ़ती है, ठीक है, और विदेशी व्यापार से तट की आय बढ़ती है। तो यानी कि कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में महत्वपूर्ण है। तो आंतरिक व्यापार से रेल की आय बढ़ती है और विदेशी व्यापार से तट की आय बढ़ती है। संक्षेप में कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन प्रदान करना, उद्योग धंधों को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। भारत में कृषि भूमि उपयोग। कृषि पर आधारित लोगों के लिए भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह पूरी तरह भूमि पर निर्भर है। इसलिए गाँव में भूमिहीनता और गरीबी के बीच सहसंबंध देखने को मिलता है। फसलों के उत्पादन में भूमि की गुणवत्ता का भी व्यापक महत्व है, जबकि अन्य आर्थिक क्रियाकलाप जैसे उद्योग, परिवहन, आवास में इसका जितना महत्व नहीं है। ये बंजर एवं ऊसर भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। मतलब कि जो फसलों के उत्पादन में भूमि की गुणवत्ता व्यापक महत्व है, यानी कि भूमि जो होना चाहिए फसलों के उत्पादन में, भूमि की गुणवत्ता जरूरी है। बाकी कार्यों के लिए जैसे उद्योग, परिवहन, आवास, इन सब चीज़ के लिए इतना उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। बंजर एवं ऊसर भूमि पर भी लगाए जा सकते हैं। अस्थायी संपत्ति होने के कारण भूमि का सामाजिक महत्व भी है, यानी जिसके पास ज़्यादा रहेगा उसका महत्व ज़्यादा होगा। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। कर्ज के लिए इसे गिरवी रखा जा सकता है। भूमिहीन इन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं। कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमि सम्मिलित की जाती है: शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रति भूमि, अन्य प्रति भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रति भूमि, अन्य प्रति, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो ये 4 प्रकार की भूमि सम्मिलित की जाती है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर काफ़ी दबाव बढ़ गया है और इसका गैर कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कृषि में उत्पादन 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है: प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना। तो प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि मतलब कि एक ही जगह पर, मतलब 1 हेक्टेयर भूमि पर पहले जितना उपज होता था उससे ज़्यादा उपज बढ़ाकर इसको किया जा सकता है। उसके बाद एक ही वर्ष में बहुत सारे फसल लगा के उसका उत्पादन वृद्धि किया जा सकता है। इसे सस्य गहनता कहते हैं। अब यह जो एक ही साल में 2-3 फसल लगाया जाता है इसको सस्य गहनता कहते हैं। इसे उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे तुम्हारे पास 2 हेक्टेयर भूमि है, एक कृषि वर्ष में तुम धान की फसल बोकर धान उपजाते हो। इसके बाद रबी के समय उसी 2 हेक्टेयर भूमि में तुम गेहूँ बोकर उसी फसल को काटते हो। फिर जायद फसल के समय कम अवधि में तैयार होने वाली मूंग की फसल बोकर उसकी कटाई कर लेते हो। सच मायने में तुम्हारे पास 2 हेक्टेयर ही ज़मीन है, किंतु एक कृषि वर्ष में तुम इसी भूमि पर 3 बार फसल का उत्पादन करते हो। तो तुमने 2 × 3 6 हेक्टेयर ज़मीन में उत्पादन होने वाली फसल का लाभ उठा लिया। यानी 2 हेक्टेयर ज़मीन में ही आपने 3 बार फसल बोया, यानी कि 6 हेक्टेयर ज़मीन का उत्पादन आपने उठा लिया। इसे सस्य गहनता कहते हैं, ठीक है।
इस सस्य गहनता को एक सूचकांक द्वारा दिखाया जाता है तथा इसे प्रतिशत से अभिन्नत किया जाता है। सस्य गहनता का फॉर्मूला जो होता है कुल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था, कुल बोया गया क्षेत्र कितना था, 6 बीघा, मतलब 6 हेक्टेयर, ठीक है। और 2 हेक्टेयर जो था वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो समझ में आएगा कि 300% हो जाएगा, ठीक है, या 300 हो जाएगा सस्य गहनता, 300% सस्य गहनता। इस तरह तुम्हारी सस्य गहनता 300% हुई। सस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक को पूंजी लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो सस्य गहनता की दृष्टि से सबसे पहले तो अग्रणी राज्य कौन है, पंजाब है, ठीक है। और इस सस्य गहनता को प्रभावित करने के कारक को पूंजी लगाकर प्राप्त किया जाता है, यानी कि अगर ज़्यादा पूंजी लगाइएगा तो उसी मतलब सस्य गहनता को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ देखिए बॉक्स में भी लिखा हुआ है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक, सिंचाई अच्छी तरह हो, उर्वरक, उन्नत बीज, अच्छी बीज लगाकर सस्य गहनता प्राप्त किया जा सकते हैं, यांत्रिकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य। तो यह सब छः कारक हैं उसको प्रभावित करने वाले। इसलिए सस्य गहनता और निवेश उपयोग में बहुत गहरा सहसंबंध है। बच्चों, अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि पंजाब की तुलना में बिहार में सस्य गहनता क्यों कम है, क्योंकि ये सब जो सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यांत्रिकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, यह सब क्या है, बिहार में नहीं मिल पाता है, पंजाब में मिल जाता है, ठीक है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बढ़ने की संभावना बहुत ही कम है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बढ़ने की संभावना बहुत कम है, लेकिन सस्य गहनता ही वह विकल्प है जिससे भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र को और बढ़ाना मतलब संभव नहीं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो जितना क्षेत्र है उसी में बहुत ज़्यादा उत्पादन करके सस्य गहनता से ही एक विकल्प है हमारे पास कि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। निवेश उपयोग, पूंजी, यहाँ बॉक्स में देखिए, निवेश उपयोग, पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन आदि का उपयोग मतलब निवेश उपयोग किसको कहते हैं, पूंजी लगा करके सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन आदि को मतलब आदि का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम लोग जो चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट पढ़े उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे 15% सिंचाई का क्षेत्र है हमारे पास। उसके बाद ड्राई कृषि किसको कहते हैं, 2/3% जीविका जो है कि कृषि पर आधारित है, और 24% कृषि आय मतलब आय जो है राष्ट्रीय आय वह कृषि से प्राप्त होता है। 4 प्रकार के भूमि हम लोगों के पास है। कृषि योग्य भूमि में भी 4 तरह के भूमि होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रति भूमि, अन्य प्रति, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करके, एक ही मतलब सस्य गहनता करके, सस्य गहनता कृषि करके, ठीक है। सस्य गहनता का फॉर्मूला देख लीजिए, कुल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100, ठीक है। चलिए अब नीचे देखते हैं। भारत के अधिकांश भागों में उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर्याप्त तापमान और प्रकाश रहता है। वर्षा के वितरण सभी जगह समान नहीं रहने के कारण आर्द्रता कृषि के प्रकार और फसलों के प्रकार तथा उत्पादन को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। तो वर्षा का वितरण सभी जगह समान नहीं है, आर्द्रता कृषि के प्रकार और फसलों के प्रकार तथा उत्पादन को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तब इसे वर्षा पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। क्या होता है, जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है, ठीक है, तब इसको क्या कहते हैं, वर्षा पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि। यह कृषि 2 प्रकार की होती है, शुष्क भूमि कृषि एवं आर्द्र भूमि कृषि, ठीक है। एक होता है इस तरह का कृषि जो होता है वर्षाधीन कृषि, उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक शुष्क भूमि कृषि, एक आर्द्र भूमि कृषि।
75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कृषि एवं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। अब इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा कि शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं, तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑप्शन में। तो 75 सेंटीमीटर से जहाँ भी कम वर्षा होता है वहाँ पर उसको कहते हैं शुष्क भूमि कृषि, ठीक है। और जहाँ 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता है उसको कहते हैं आर्द्र भूमि कृषि। तो वर्षाधीन कृषि में भी 2 प्रकार होते हैं, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। चलिए, भारतीय कृषि कुल 38.67 भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। तो वर्षाधीन कृषि कितने प्रतिशत भूमि पर होती है, याद रखिएगा 38.67% भूमि पर वर्षाधीन कृषि होती है। मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसल के उदाहरण हैं। मोटा अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि क्या है, वर्षाधीन फसल के उदाहरण हैं। शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं। अब शुष्क भूमि कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम लोग देख लेते हैं। वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों के प्रयोग किए जाते हैं ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जा सके। आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है। शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। जहाँ पर भी शुष्कता रहेगा यानी सूखा क्षेत्र रहेगा वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है सड़ेगा गलेगा नहीं, तो ह्यूमस की मात्रा कम रहेगी। शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत वायु द्वारा कटाव होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर का परत अपरदित हो जाता है। शुष्क भूमि कृषि अधिकांशतः गरीब किसान करते हैं जिनके पास उन्नत कृषि करने के लिए पूंजी एवं आवश्यक साधन नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो तो पानी उनी कहीं से मंगवा के कुछ करके और किया जा सकता है। कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होती है जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन से की जाती है। जहाँ पर भी कृषि से कम आय होगा उससे वहाँ पर क्या किया जाएगा, पशुपालन किया जाएगा। अब जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण यहाँ के चारागाहों खेतों में बदला जा रहा है। अब जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रहा है वहाँ पर दबाव बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है कि चारागाह वाला जो जगह है उसको भी खेतों में बदल दिया जा रहा है। चूँकि गरीब किसान और शुष्क कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई है। जैसे में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, योजना क्या क्या है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, सूखा प्रवर क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कार्य और रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा आदि, ठीक है। तो एक हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवर क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्य और रोजगार के सूखा प्रवर क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्य और रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा आदि, ठीक है। तो देख लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवर क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा। शीघ्र तैयार होने वाली फसलों का बीज तैयार किया जा रहा है, मतलब शीघ्र तैयार होने वाली फसलों का बीज तैयार किया जा रहा है। कृषि की नई तकनीक का विकास, जल क्षीजन एवं संग्रहण के तकनीक का प्रचार प्रसार, पशुपालन एवं मुर्गी पालन के कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग को विकसित किया जा रहा है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तथा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कार्यरत है। तो यह दोनों जो है उसको याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ठीक है, यह कहाँ पर है, हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कार्यरत है। चलिए, तो अभी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं।
कि क्या क्या अभी हम लोग पढ़ें, यहाँ से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखें कि वर्षाधीन कृषि जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुष्क भूमि कृषि, एक आर्द्र भूमि कृषि। 75% से जहाँ कम वर्षा होता है उसको कहते हैं शुष्क भूमि कृषि, और 75% से ऊपर वर्षा वाले क्षेत्र में उसको आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। और वर्षाधीन कृषि कितना प्रतिशत, मतलब भारतीय कृषि में कुल कितना प्रतिशत पे हो रहा है? 38.67% भूमि पे वर्षाधीन कृषि हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे शुष्क भूमि कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये इतना थोड़ा बहुत देख लीजिए। वर्षा जल को संरक्षित करने के विधियों का प्रयोग किया जाता है, और जब शुष्कता आती है तो उसको उपयोग किया जाता है। भूमिगत जल के पुनर्भरण को संरक्षित किया जाता है, और यहाँ पर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। ऊपरी परत वायु के द्वारा कटाव हो जाता है उसका। गरीब किसान जो होते हैं वह इस तरह की कृषि करते हैं, और कृषि के द्वारा आय बहुत कम प्राप्त होती है, जिसके कारण लोग पशुपालन भी करते हैं। अब सरकार द्वारा योजनाओं को देख लेते हैं। पहले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा और नरेगा, ठीक है, आदि इस तरह का। शीघ्र तैयार होने वाली फसलों को बीज को तैयार किया जा रहा है। कृषि के लिए नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। जल छीजन एवं संग्रहण की तकनीकों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पशुपालन एवं मुर्गी पालन कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग को विकसित किया जा रहा है। उसके बाद 2 संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, यह शुष्क भूमि के लिए और अन्य कृषि से संबंधित समस्याओं के लिए निदान के लिए कार्यरत है। ठीक है, अब आ जाते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के कितने प्रकार हैं इसको देखते हैं। कृषि आदिकाल से किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलाप है। भारत में भी पाई जाने वाली विविध भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में कृषि तंत्र को समय के अनुरूप प्रभावित किया है। इस तरह यहाँ कई प्रकार की कृषि की जाती है। पहला नंबर है प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि। देखते हैं कि प्रारंभिक जीविका कृषि किसे कहते हैं। यह आदि प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेती के औजार भी काफ़ी परंपरागत होते हैं, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल एवं खुरपी, जिससे ज़मीन की जुताई गहराई से नहीं हो पाती। इसमें जैसे तैसे बीज को बो दिया जाता है और फसल पकने पर काट लिया जाता है। कृषि में आधुनिक तकनीक के निवेश का अभाव रहता है, इसलिए उपज कम होती है और भूमि की उत्पादकता कम होने के कारण फसल प्रति इकाई उत्पादन भी कम होती है। तो परंपरागत तरीके से किया जाएगा तो थोड़ा कम ही होगा। इस प्रकार की कृषि का उदाहरण कर्तन दहन प्रणाली है। तो इसका उदाहरण याद रखिएगा। इस प्रकार के कृषि का उदाहरण क्या है? कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है, इसमें किसान खेती के टुकड़े पर उगी हुई जंगली वनस्पति को काट कर एवं जलाकर साफ करता है और तब उसमें फसल बोता है। इसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। खेती की उर्वरता जब समाप्त हो जाती है तब किसान खेत के टुकड़े को छोड़कर दूसरे खेत के टुकड़े पर वही प्रक्रिया आरंभ करता है। ठीक है, कर्तन दहन प्रणाली किसको कहते हैं कि सबसे पहले जो भी उस पर वनस्पति उगा हुआ है, जंगली वनस्पति, उसको काट कर जला देता है, साफ़ कर लेता है और उसके बाद उस पर खेती करता है। फिर बाद में क्या हुआ, जब उसमें से उर्वरता समाप्त हो जाती है तो दूसरे टुकड़े पर वही काम फिर से किया जाता है। या एक तरह से झूम कृषि टाइप का बोल सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्व असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम, मणिपुर में पामलू तथा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो वही कर्तन दहन कृषि जो है, इसको कहीं पर झूम कृषि कहते हैं। जैसे पूर्वोत्तर में इसको क्या कहा जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगहों पर उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि कहते हैं। मणिपुर में इसको पालमू कहते हैं। याद रखिएगा, मणिपुर में पालमू। ठीक है, सॉरी,
पामलू, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बक्सर जिला और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बक्सर जिला और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। अब अगला जो है गहन जीविका कृषि, इसको अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने याद रखा था कि यहाँ पर 3-4 महीने ही मतलब कि बारिश हो पाता है। 15% क्षेत्र पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर जो ड्राई कृषि किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा ड्राई कृषि यहाँ पर होता है। वर्षा के सहायता से विकसित कृषि को ड्राई कृषि कहते हैं। देश के 2/3 लोग जो हैं जीविका के लिए कृषि पर आधारित है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 24% आय जो है मतलब राष्ट्रीय आय वह कृषि से प्राप्त होता है। 4 प्रकार की कृषि भूमि होती है। कृषि योग्य भूमि 4 प्रकार की होती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, चालू प्रति भूमि, अन्य प्रति, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और दो तरीका है जिससे कि हम लोग उपज को बढ़ा सकते हैं। प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, और उसके बाद एक ही भूमि पर 3-4 फसलों को लगा करके, मतलब हर एक सस्य गहनता जिसे कहते हैं, एक ही भूमि पर अधिक से अधिक फसल को लगा करके। उसके बाद सस्य गहनता को मापने का जो तरीका था, कुल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यांत्रिकीकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, ठीक है। 6 कारक हैं, याद रखिएगा। सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यांत्रिकीकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पादकों का उचित मूल्य। उसके बाद देखते हैं कृषि जो होते हैं मतलब कि वर्षाधीन कृषि 2 प्रकार के होते हैं। शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। 75 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है उसको शुष्क, कम वर्षा होता है उसको शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। और 75% से ज़्यादा 75 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है उसको कहते हैं आर्द्र भूमि कृषि। वर्षाधीन कृषि कितने प्रतिशत भूमि पर हो रहा है, वह 38.67% पर, ठीक है। उसके बाद शुष्क भूमि कृषि की विशेषता क्या क्या है, जल को संरक्षित किया जाता है और भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है मिट्टी में, ऊपरी परत उड़ जाता है, कटाव हो जाता है, ठीक है। और गरीब किसान इसको इस तरह का कृषि करते हैं। इसकी क्षतिपूर्ति मतलब कि यहाँ बहुत कम आय इससे कृषि से प्राप्त हो पाता है, तो पशुपालन भी करते हैं। सरकार ने कौन कौन सा योजना बनाया है, तो समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्य, रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा। शीघ्र तैयार होने वाली फसलों का बीज तैयार किया जा रहा है। कृषि की नई तकनीकें विकास, जल सीजन संग्रहण का तकनीकों का प्रचार प्रसार, पशुपालन, मुर्गी पालन का विकास किया जा रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग विकसित किया जा रहा है। और उसमें फिर अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, यह दोनों कृषि के और अन्य कार्यों के लिए मतलब शुष्क भूमि और अन्य कृषि संबंधित कार्यों के लिए काम कर रहे हैं। कृषि के प्रकार हैं प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि। प्रारंभिक कृषि जो है परंपरागत तरीके से किया जाता है। इसमें मेन बात था कि इसमें कर्तन दहन कृषि याद रखना था। इसको एक तरह से झूम कृषि भी कहते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम कृषि कहते हैं इसको। और मणिपुर में पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले और अंडमान निकोबार में इसको दीपा कहा जाता है। चलिए, तो इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।